तो शुरू करते हैं वेयर वी लेफ्ट ऑफ इन द लास्ट वीडियो, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कि कंट्रोल के बेसिस पे मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ कंपनीज के बीच का क्या रिलेशनशिप है। तो कंट्रोल के बेसिस पे कंपनीज के बीच में दो रिलेशनशिप हो सकते हैं, या तो एसोसिएशन का, एसोसिएट कंपनी का, या होल्डिंग सब्सिडरी का। तो सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होल्डिंग कंपनी। ये एक होल्डिंग कंपनी कौन है? सर होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जिसकी सब्सिडरी है, यानी बाप कौन है? बाप वो है जिसका बेटा है। सिमिलर थिंग कि सर होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनीज मींस अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी। कि अगर मेरी कंपनी की कोई सब्सिडरी है तो मैं उसका होल्डिंग हूँ। उसके बाद तो हम पूछते हैं सब्सिडरी कंपनी क्या है। सर सब्सिडरी कंपनी क्या है? सब्सिडरी कंपनी, हम किसी भी कंपनी को कहेंगे कि यू आर अ सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी इफ द होल्डिंग कंपनी, जो होल्डिंग कंपनी है ना, इट कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड। एक कंपनी है, उस कंपनी के बोर्ड का कंपोजिशन एक दूसरी कंपनी कंट्रोल कर रही है। तो जो कंपनी, जैसे कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी ए कंट्रोल कर रही है कंपनी बी के बोर्ड के कंपोजिशन को, यानी कि कंपनी बी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को कंपनी ए चाहे तो अपॉइंट कर सकती है, चाहे तो रिमूव कर सकती है। उसी को हम कहते हैं कंट्रोल करना बोर्ड कंपोजिशन को। तो इस केस में कंपनी ए जो है कंपनी बी की होल्डिंग बन जाएगी। यह पहली कंडीशन है। या दूसरा है, और एक्सरसाइजेस, या तो आप मेरे बोर्ड को कंट्रोल कर रहे हो तो मैं आपकी सब्सिडरी हूँ। या दूसरा केस क्या है? या दूसरा है एक्सरसाइजेस मोर देन वन हाफ ऑफ वोटिंग पावर। कि मेरी कंपनी में 51% या 51% से ज्यादा वोटिंग पावर आपके पास है, तो कंपनी बी में जो वोटिंग पावर है 100%, उसमें वन हाफ से ज्यादा यानी 51% और मोर ऑफ वोटिंग पावर इज विथ कंपनी ए। तो उस केस में कंपनी ए जो है मेरी होल्डिंग कंपनी बन जाती है। अब ये जो है अलोन और टुगेदर विद इट्स सब्सिडरी, की होल्डिंग कंपनी चाहे तो कंट्रोल कर रही हो, जैसे कि कंपनी ए है तो कंपनी ए चाहे तो कंट्रोल कर रही हो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड या वोटिंग पावर इन कंपनी बी, चाहे तो वो अकेले कर रही हो या थ्रू इट्स सब्सिडरीज। की कंपनी ए अपनी कंपनी सब और अपनी सब्सिडरी सी के साथ मिलके कंपनी बी को कंट्रोल करती है, तो वो भी सब्सिडी बन जाती है। जैसे समझते हैं थ्रू सम केस एग्जांपल्स। की एग्जांपल नंबर 1, की कंपनी ए है। कि सर यहाँ देखिए कि यहाँ पे हम समझते हैं पहला पॉइंट, कि कंपनी ए है। क्या कंपनी ए कंपनी बी सी डी ई और एफ के लिए होल्डिंग बनेगी या नहीं? तो यहाँ पे दिया गया कंपनी ए की वोटिंग पावर कितनी है इन कंपनीज में, और क्या कंपनी ए इन कंपनीज में अपना बोर्ड जो है अपनी मर्जी से इसके मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट और रिमूव कर पाती है या नहीं, वो चीज़ यहाँ दी गई है। तो केस नंबर 1, इस कंपनी ए अ होल्डिंग ऑफ कंपनी बी, इस कंपनी बी अ सब्सिडरी ऑफ कंपनी ए इफ द टोटल वोटिंग पावर इज जीरो फॉर कंपनी ए। कि कंपनी ए जो है कंपनी बी में कुछ वोट नहीं कर रही है, लेकिन ये इसका बोर्ड कंपोजिशन कंट्रोल कर पाती है। तो दी आंसर इज यस, क्योंकि आप बोर्ड ऑफ मेजॉरिटी बोर्ड कंपोजिशन कंट्रोल कर पा रहे हो, तो आप बन जाते हो होल्डिंग कंपनी। दूसरा, कंपनी सी के लिए क्या कंपनी ए होल्डिंग कंपनी बनेगी? क्योंकि यहाँ पे 10% की जो है वोटिंग है कंपनी के पास, लेकिन कंपनी जो है बोर्ड कंपोजिशन को कंट्रोल नहीं कर रही है। ना तो आपके पास मोर देन वन हाफ वोटिंग पावर है, ना आप कंपोजिशन को कंट्रोल कर पा रहे हो। आप सब्सिडरी हुए क्या? नहीं। होल्डिंग हुए क्या? नहीं। उसके बाद में कंपनी डी में मेरा वोटिंग पावर क्या है? 50%। मैं कंपोजिशन को कंट्रोल कर पा रहा हूँ क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या मैं इस कंपनी के लिए होल्डिंग कंपनी बन जाऊंगा? द आंसर इज नहीं। नहीं क्यों? क्योंकि सर हमने कहा था मोर देन वन हाफ, मोर देन वन हाफ यानी क्या? 50% से ज्यादा। क्योंकि आपके पास 50% से ज्यादा कंट्रोलिंग पावर नहीं, वोटिंग पावर नहीं है, एट द सेम टाइम आप बोर्ड कंपोजिशन को भी कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो आप होल्डिंग कंपनी बनोगे क्या इस केस में? नहीं। अगला केस है जहाँ पे 51%, यहाँ आप बोर्ड तो कंट्रोल नहीं कर रहे हो,
लेकिन आपकी वोटिंग पावर मोर देन वन हाफ है, 51% है, तो क्या इस केस में आप होल्डिंग कंपनी बन जाओगे? जी हाँ, आप बन जाओगे। और लास्ट केस जहाँ पे आप 100% वोटिंग कंट्रोल कर रहे हो, या और लेकिन आपके पास कंपोजिशन, बोर्ड कंपोजिशन कंट्रोल करने का फायदा नहीं है, क्या आप यहाँ पे होल्डिंग कंपनी बनोगे? जी हाँ, यहाँ भी आप होल्डिंग कंपनी बनोगे। ये थे ये दो पहले पॉइंट्स जो हमने पढ़े का इंटरप्रिटेशन। अब हम आ रहे हैं कि ये जो सर लिखा है अलोन और टुगेदर विद इट्स सब्सिडरी, इसका क्या मतलब है? कि सर अगर मैं किसी कंपनी में 100% शेयर होल्डिंग ओन करता हूँ तो मैं उसे होल्ली ओन सब्सिडरी कहता हूँ। तो एक कंपनी है ए, कंपनी ए की होल्ली ओन सब्सिडरी है कंपनी बी, तो ये दोनों में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन है, किसमें? ए और बी में। अब एक और कंपनी सी है। अब कंपनी सी में जो है, कंपनी ए होल्ड करती है 30% ऑफ शेयर्स, कंपनी बी होल्ड करती है 30% ऑफ शेयर्स। तो क्या कंपनी सी कंपनी बी की होल्डिंग है क्या? कंपनी सी कंपनी बी के लिए सब्सिडरी कंपनी है क्या? ये आंसर है कि भाई कंपनी को आप दूसरी कंपनी की सब्सिडरी तभी कहोगे जब उस पहली कंपनी की एटलीस्ट वन हाफ वोटिंग पावर से ज्यादा आप कंट्रोल कर रहे हो, मोर देन वन हाफ वोटिंग पावर चाहिए। तो यानी कि मोर देन 51% वोटिंग पावर्स होल्डिंग कंपनी के पास होनी चाहिए। क्या बी के पास इंडिविजुअली मोर देन वन हाफ वोटिंग है? नहीं। क्या ए के पास इंडिविजुअली मोर देन वन हाफ वोटिंग पावर है? नहीं। क्या बी सब्सिडरी है ए की? हाँ। तो ये जो 30% है, इस पे जो भी वोट एक्सरसाइज करना होगा, जो बी एक्सरसाइज करेगी, वो वही वोट डालेगी जो उसे ए कहेगा। जी हाँ, क्योंकि वो होली ओन सब्सिडी है बी की। तो इसीलिए ये कहा गया है कि जब आप कंपनी का होल्डिंग स्टेटस चेक करोगे, तो कंपनी ए का इंडिविजुअल 30% सी में है, कंपनी ए का अपनी सब्सिडरी के थ्रू, होल्ली ओन सब्सिडरी के थ्रू 30%, अगेन जरूरी नहीं है कि होल्ली ओन सब्सिडरी हो, बट कंपनी ए का अपना इंडिविजुअली 30% है, अपनी सब्सिडरी के थ्रू 30% है। तो टोटल मिला के कंपनी ए का 60% वोटिंग पावर पे कंट्रोल है इन कंपनी सी, विच इज मोर देन 51%। तो कंपनी सी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी ऑफ कंपनी ए। दैट इज व्हाट इज वी meant by alone और together with its subsidiary। अब यहाँ पे सब्सिडरी होली ओन सब्सिडरी हो क्या? जरूरी नहीं है। के बाद में हम पढ़ते हैं एसोसिएट कंपनी। कि सर ये तो मैं समझ गया कि कोई कंपनी है, उसमें मैं वोटिंग पावर कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अगर मेरा वोटिंग पावर इस रेंज में है, 50% टू 100% के बीच में, तो हमारे बीच में मोर देन 51%, यानी कि 51% टू 100% के बीच में, तो हमारा रिलेशन क्या होता है? होल्डिंग सब्सिडरी का। अगर वहीं पे मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई कंपनी है जो मेरी सब्सिडरी नहीं है, मतलब मेरा जो में इंटरेस्ट है वो 50% तक के है, यानी कि लेस देन 51% है, 51% से कम है, यानी वो मेरी सब्सिडरी नहीं है, तो उस रिश्ते को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं कि अ कंपनी इज एन एसोसिएट ऑफ अ कंपनी इफ इट इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ दैट कंपनी एंड हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन सच कंपनी। उस कंपनी में अगर मेरा सिग्निफिकेंट एक कंपनी है जो मेरी सब्सिडरी नहीं है, लेकिन उस कंपनी में मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो वो मेरी एसोसिएट है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस यानी क्या? कि उस कंपनी में एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर या कंट्रोल या डिसीजन मेकिंग में मेरा पार्टिसिपेशन है। जी, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है कि वो एंटिटी जिसमें मेरा एटलीस्ट 20% ऑफ या तो वोटिंग पावर है, या मेरा उस एंटिटी में 20% कंट्रोल है, या मैं उस एंटिटी के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता हूँ टू द एक्सटेंट दैट इज 20%। अब इस एसोसिएट कंपनी में हम क्या इंक्लूड करते हैं कि अगर कोई जॉइंट वेंचर है और उस जॉइंट वेंचर में मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो उसे भी मैं एज अ एसोसिएट कंपनी कह सकता हूँ। अब ये जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट वेंचर वो वेंचर्स होते हैं जहाँ पे दो पार्टी एक अरेंजमेंट में उस अरेंजमेंट के एसेट्स पे, नेट एसेट्स पे कंट्रोल करती है साथ में, उसे हम नाम देते हैं जॉइंट वेंचर्स का। तो इस सीरीज में देखो क्या हो रहा है कि अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी में मेरा वोटिंग पावर 20% तक के है,
20% से कम है, तो क्या हमारे बीच में कोई रिलेशन है? से डिफाइन किया है क्या? अभी तो नहीं। पर अगर मेरा 20% से ज्यादा लेकिन 50% तक, दैट इज 20 to 50% तक का मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, सिग्निफिकेंट वोटिंग पावर है, तो ये कंपनी मेरी क्या बन जाती है? ये मेरी बन जाती है एसोसिएट कंपनी। और अगर इसी कंपनी में मेरा मोर देन 50% यानी 51% से 100% तक के वोटिंग पावर है, तो ये कंपनी मेरी क्या बन जाती है? ये बन जाती है मेरी सब्सिडरी कंपनी। तो कैन कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड। ये यहाँ पे क्या लिखा है? खैर छोड़ो, इसको चेक कर। तो मेन चीज हमने क्या पढ़ा कि होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी और उनकी कंडीशंस, और ये हमने केसेस बनाए कि कम होल्डिंग सब्सिडरी होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विथ हर बुक की, हमारी बुक में क्या दिए गई है डेफिनेशंस। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सर, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनीज आर रिलेटिव टर्म्स, की कंपनीज के बीच के रिश्ते को दर्शाता है ये। अ कंपनी होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनी मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनी इज सब्सिडरी, जो बताता है सेक्शन 2 क्लॉज 46। 2 क्लॉज 46 क्या कहता है? होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जो दूसरी कंपनी की, जो जिसकी दूसरी कंपनी सब्सिडरी है। अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी की कोई कंपनी सब्सिडरी है, तो वो कंपनी उन कंपनीज के लिए होल्डिंग कंपनी बन जाता है। दूसरी चीज, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन जो है क्या बॉडी कॉर्पोरेट्स पे भी अप्लाई होता है? द आंसर इज यस। उसके बाद वेदर वेयर एज सेक्शन 287 डिफाइन सब्सिडरी कंपनी। वो कहता है कि सब्सिडरी कंपनी क्या है? सब्सिडरी कंपनी, एक कंपनी को हम दूसरी कंपनी की सब्सिडरी तब कहेंगे जब वो कंपनी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल करे। कंपोजिशन को कंट्रोल करना है यानी मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो अपनी विल से अपॉइंट एंड रिमूव कर सके। दूसरा है या और या तो वो कंपोजिशन को कंट्रोल करे या फिर वो एक्सरसाइज करे कंट्रोल ऑन मोर देन वन हाफ यानी क्या? 51% और मोर 51% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर एक्सरसाइज करे। अब ये वोटिंग पावर वो अकेले, होल्डिंग कंपनी अकेले भी एक्सरसाइज कर सकती है, या थ्रू इट्स सब्सिडरी, या होल्डिंग कंपनी अलोंग विद इट्स सब्सिडरी किसी और कंपनी पे मोर देन 51 पावर परसेंट ऑफ वोटिंग पावर एक्सरसाइज करती है, तो उस कंपनी को भी हम उस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी मान लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनी में बी प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरी बियॉन्ड सच नंबर। एक होल्डिंग कंपनी की कितनी सब्सिडरीज होगी, कितनी लेयर्स होगी, वो हमें एक्ट प्रिस्क्राइब करके देता है। उसके बाद है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी if the control referred under subclause 1 and 2 of another subsidiary company of the holding company। कि ये क्या कह रहा है कि अगर एक कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू किसी और कंपनी में कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है, तो भी हम उस कंपनी को, जो ओरिजिनल कंपनी है, उसे होल्डिंग मानेंगे। दूसरा है द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डीम्ड टू कंट्रोल बाय अनदर कंपनी इफ द अदर कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ सम पावर and at its discretion can appoint and remove majority of its director। कि बोर्ड कंपोजिशन को कंट्रोल करने का मतलब है कि आप उसके मेजोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट और रिमूव कर सकते हो। द एक्सपेंशन, द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, की बॉडी कॉर्पोरेट को भी आप स्टेटस दे सकते हो एज होल्डिंग एंड सब्सिडरी का। उसके बाद लेयर्स जो है होल्डिंग कंपनी की हो सकती है इन रिलेशन में, और कितनी लेयर्स होगी वो हमें एक्ट प्रिस्क्राइब करें। फिर यहाँ एग्जांपल दिया गया है कि ए बी की सब्सिडरी है, अगर बी ए का बोर्ड कंपोजिशन कंट्रोल कर रहा है या वो उसके मेजोरिटी डायरेक्टर्स को रिमूव कर पा रहा है। दूसरा है ए विल बी अ सब्सिडरी ऑफ बी अगर बी होल्ड्स मोर देन 50%, कि एटलीस्ट 51% तो शेयर होल्डिंग अगर ए के पास हो बी की, तो वो होल्डिंग कंपनी बन जाता है। उसके बाद बी इज अ सब्सिडरी ऑफ ए एंड सी इज अ सब्सिडरी ऑफ बी
In such case, C will be a subsidiary of A. In the likely manner, if D is a subsidiary of C, D will be a subsidiary of B as well, and so on. यानी कि क्या, कि मेरी कंपनी है A, उसकी सब्सिडरी है B और B की सब्सिडरी है C। तो इस केस में मैं ये मान सकता हूँ कि C जो है ऑटोमेटिकली बन गई है सब्सिडरी ऑफ A। इन द सेम मैनर, कि अगर ये जो C है की कोई सब्सिडरी होती है D, तो मैं ये मान लूंगा ये जो D है ना, ये सिमिलरली बन गई है सब्सिडरी ऑफ B की। तो ये जो हमने लेयर्स बनाई कि A B C D, इस तरीके से लेयर्स है। तो एक कंपनी की कितनी लेयर्स तक के सब्सिडरीज हो सकती है, ये एक्ट में डिफाइन किया जाता है। और यही सेम चीज यहाँ एग्जाम्पल में दी गई है। उसके बाद है स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी विल नॉट बी अ सब्सिडरी टू अ पब्लिक कंपनी। कि भाई ये क्या कह रहा है, अगर एक कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी है, उसकी कोई सब्सिडरी बनती है दूसरी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी है, तो इस एक्ट के कंप्लाइंसेस के पर्पस के लिए ये जो प्राइवेट कंपनी है, ये अपने आर्टिकल से तो प्राइवेट कंपनी रहेगी, लेकिन कंप्लाइंस के पर्पस के लिए इसे आप पब्लिक कंपनी मान लेना। वही चीज यहाँ पे कही गई है। उसके बाद एसोसिएशन, एसोसिएट कंपनी 2 क्लॉज 6, जो कहता है कि दो कंपनीज में जो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी नहीं है, नॉट बीइंग अ सब्सिडरी, और उस कंपनी में वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करती है ऐसी कंपनी, तो उसे आप एसोसिएट कंपनी का नाम देना। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है, 20% ऑफ वोटिंग पावर, कंट्रोल इन बिजनेस डिसीजंस कह सकते हैं, और इसमें जॉइंट वेंचर को भी इंक्लूड करते हैं हम। उसके बाद हमारे on the basis of access to capital, on the basis of access to capital, on the basis of access to capital, सर वेरी सिंपल, कि कंपनी कितना पैसा जनरेट कर सकती है, उस हिसाब से हमने कंपनी को डिफाइन किया है एज लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी क्या है सर, सिंपल एंड क्यूट, अनलिस्टेड कंपनी वो है जो लिस्टेड कंपनी नहीं है। तो फिर सर लिस्टेड कंपनी क्या है, सर लिस्टेड कंपनी वो है जिसकी सिक्योरिटीज है ना, जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, उसे हम नाम देते हैं लिस्टेड कंपनी का। सर अब यहाँ पे आपको ये भी एक दिया गया है कि सर अगर कोई कंपनी है जिसकी सिक्योरिटी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, तो हम उसे कह रहे हैं इट इज अ लिस्टेड कंपनी। पर प्रोवाइडेड दैट कि कुछ केसेस में सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कुछ प्रिस्क्राइब्ड सिक्योरिटीज, अगर किसी कंपनी ने अपनी सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कुछ क्लास ऑफ सिक्योरिटीज को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा दिया, तो उसे आप क्या कहोगे, लिस्टेड कंपनी। लेकिन ये क्या कह रहा है, प्रोविजो 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 क्या कहता है कि सर सिंपल है, शुरू से शुरू करते हैं कि एक कंपनी है, उसकी सिक्योरिटी है, तो आपने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराई, ये कंपनी बन गई लिस्टेड कंपनी। लेकिन सेबी ने कुछ गाइडलाइंस दिए और कुछ क्लास ऑफ सिक्योरिटीज बता दी गई है हमें रूल्स में। तो अगर सेबी की गाइडलाइन फॉलो करते हुए ये स्पेसिफाइड सिक्योरिटी आपने लिस्ट करा दी किसी स्टॉक एक्सचेंज में, तो इवन दो ये सिक्योरिटी लिस्टेड है, आपको हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। अब ये सिक्योरिटीज कौन कौन सी है, कौन कौन से एक्सक्लूजन है लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में, ये चीज यहाँ पे नहीं दी गई है, इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। अदरवाइज इसी चैनल पे एक कंपनी एक्ट का प्लेलिस्ट है जहाँ पे हमने लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन डेप्थ में डिस्कस की है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, वो 5-10 मिनट का वीडियो है जिससे आपको ये एक्सक्लूजन भी समझ में आ जाएगी। अब सर यहाँ पे मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज क्या है, तो सिक्योरिटीज के लिए हमारा कंपनीज एक्ट कहता है कि सिक्योरिटी की डेफिनेशन वही होगी जो सेक्शन 2H ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट में डिफाइन की गई है। और उस एक्ट में सिक्योरिटी की डेफिनेशन है थोड़ी ब्रॉड, सिक्योरिटी में आपके शेयर्स भी आते हैं, आपके डिबेंचर्स भी आते हैं, आपके स्टॉक्स भी आते हैं। तो सिक्योरिटीज का मतलब सिर्फ शेयर्स तक के लिमिटेड नहीं है। सर अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, कंपनी दो तरीके की हो सकती है, लिस्टेड अनलिस्टेड। अनलिस्टेड वो है जो लिस्टेड नहीं है। लिस्टेड कंपनी क्या है, लिस्टेड कंपनी डिफाइन है टू
क्लॉज 52 में, जिसकी कोई भी सिक्योरिटी लिस्ट हुई है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन प्रोवाइडेड दैट a class of company which have listed or intended to list a class of security as may be prescribed in consultation with Security Exchange Board shall not be considered as a listed कंपनी। की अगर कोई कंपनी है जिसने अपनी सिक्योरिटी या तो लिस्ट कराई है या लिस्ट कराने वाली है सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से, तो उन कुछ कंपनीज को हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे, उसका एग्जम्पशन भी दिया गया है। उसके बाद क्या है, वेयर एज द वर्ड सिक्योरिटी कहाँ दी गया है, सिक्योरिटी की मीनिंग दी गई है सेक्शन 281 ऑफ कंपनीज एक्ट में, जो कहता है कि इसका सेम मतलब होगा, सिक्योरिटी का सेम मतलब होगा जो डिफाइन किया गया है टू क्लॉज टू क्लॉज एच में और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशंस एक्ट में। अब स्टील एंड रॉड लिमिटेड पब्लिक कंपनी थी, उसने अपनी सिक्योरिटी लिस्ट करा दी स्टॉक एक्सचेंज में कोलकाता में, तो इस केस में ये कंपनी बन गई लिस्टेड कंपनी। द रीजन फॉर कॉलिंग इट एज लिस्टेड इज बिकॉज क्योंकि उस स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग एग्रीमेंट का वो पार्ट बन चुकी है, अब कैपिटल मार्केट में उसकी सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाएगी। अब हम आते हैं अदर टाइप ऑफ कंपनीज। अब यहाँ पे कुछ अदर टाइप ऑफ कंपनीज हैं जिनको कम और क्लासिफाई किया गया है, तो हम वो पढ़ना शुरू करते हैं स्टार्टिंग विद हर। कि सर याद आ गया कि ये क्यों लिखा था। ये इसलिए लिखा था कि सर कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड का क्या मतलब होता है। कंट्रोलिंग ऑफ कंपोजिशन का मतलब, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड का ये मतलब होता है कि सर आप किसी भी वो कंपनी के बोर्ड के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव कर पा रहे हैं। तो मान लीजिए एक कंपनी है जिसके बोर्ड में टोटल है 11 मेंबर्स, तो अगर आप इन 11 में से आप 8 मेंबर्स को मोर देन वन हाफ यानी कि मेजॉरिटी, मेजॉरिटी कितने पे आ जाएगी एट 6 मेंबर्स, तो आप 6 से ज़्यादा मेंबर्स को अपॉइंट एंड रिमूव कर पा रहे हो, तो आप कंपनी में अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर पा रहे हो। वर्सेस कि सेम कंपनी कंपनी में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है 11, आप अपॉइंट और रिमूव कर पा रहे हो 4 को, यानी कि आप मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट और रिमूव कर पा रहे हो क्या, नहीं, तो उस केस में आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। चलो आगे चलते हैं विद गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कहाँ गया, गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी, हम थोड़ा ज्यादा ही नीचे आ गए, जूम इन करेंगे। ओके, दिस इज गवर्नमेंट कंपनी। सर पढ़ते हैं गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है। गवर्नमेंट कंपनी डिफाइंड इट अंडर सेक्शन 245, जो कह रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी है जिसमें एटलीस्ट पेड अप शेयर कैपिटल का 51% होल्ड करती है। कौन, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ में मिलकर। फिर से बोलो सर। सर गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी टोटल पेड अप शेयर कैपिटल में एटलीस्ट 51% होल्ड कर रही है। कौन, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ में मिलकर। वही चीज यहाँ पे एक डायग्राम में दी गई है आपको। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसमें एटलीस्ट 51% या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, मतलब कि क्या, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मोर देन 51% होल्ड कर रही है किसी कंपनी में की पेड अप शेयर कैपिटल और स्टेट गवर्नमेंट कुछ होल्ड नहीं कर रही, क्या वो गवर्नमेंट कंपनी है? जी हाँ, वो गवर्नमेंट कंपनी है। दूसरा केस, स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है मोर देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल जीरो, सेंट्रल गवर्नमेंट 0% पेड अप शेयर कैपिटल कंट्रोल कर रही है, क्या वो अभी भी गवर्नमेंट कंपनी है? जी हाँ, वो अभी भी गवर्नमेंट कंपनी। केस थ्री, कि जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट 30% कंट्रोल कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट 25% कंट्रोल कर रही है, क्या अब ये गवर्नमेंट कंपनी? तो सर ये देखो 30% प्लस 25%, 55%, क्या ये 51% से ज्यादा है? जी हाँ, तो इस केस में भी वो गवर्नमेंट कंपनी है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज पेड अप शेयर कैपिटल शेल कंस्टिट्यूट ऑफ टोटल वोटिंग पावर्स वेयर शेयर्स वेयर डीवीआर हैव बीन इशूड, कि अगर शेयर हम पेयर हम यूज करते हैं टर्म पेड अप शेयर कैपिटल का, बट अगर किसी कंपनी में
डीवीआर इशू किए गए हैं, तो उस केस में पेड अप शेयर कैपिटल को हम पेड अप शेयर कैपिटल के लिए क्या गिनेंगे, हम वोटिंग पावर को गिनेंगे। अब इसके कुछ केसेस देखते हैं सर। केस नंबर 1, एक कंपनी है ए, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रही है 51%। ये होल्डिंग, ये बन गई गवर्नमेंट कंपनी। इसी कंपनी में स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रही है 51% शेयर्स, ये बन गई गवर्नमेंट कंपनी। अब सर इस केस में गवर्नमेंट कंपनी होल्ड कर रही है, कितना होल्ड कर रही है, मान लीजिए 25%। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रही है 25%। दोनों मिला के होल्ड कर रहे हैं 50%। क्या है गवर्नमेंट कंपनी है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए एटलीस्ट 51%, कि एटलीस्ट 51% तो होल्ड करे। अब केस नंबर 2, कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक कंपनी में होल्ड करती है 60%, तो ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है क्या? हाँ। अब इस कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी हो, तो क्या वो भी हम एज अ तो क्या तो क्या सर हम सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी को भी गवर्नमेंट कंपनी मान लें? और जी हाँ, तो अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं सर, एक कंपनी है, वो है गवर्नमेंट कंपनी है ए लिमिटेड। अब ए लिमिटेड होल्ड करता है सी लिमिटेड में 20%। तो क्या सी लिमिटेड ए लिमिटेड की सब्सिडरी है क्या? नहीं। दूसरा, सी लिमिटेड में स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है 30%, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है 50%। तो अब मेरा सवाल ये है कि ये सी लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी तो नहीं है, तो क्या सी लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी? दी आंसर इज कि सर ये देखो 30%, 50%, 20%, इनका टोटल इज मोर देन 51%, सो इट शुड बी अ गवर्नमेंट कंपनी। एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोविजन कहता है कि आपको गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए आप में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, कौन सा, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की होल्डिंग मोर देन 51% होनी चाहिए। क्या यहाँ पे वो है 30% प्लस 15%, 45%? इज इट ग्रेटर देन 51%? नो। तो पहली कंडीशन फेल, आप गवर्नमेंट कंट्री नहीं हो। दूसरा, या तो आपको होना चाहिए सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। यहाँ पे देखो, क्या आप सब्सिडी हो गवर्नमेंट कंपनी की विद जस्ट 20%? नो। तो यहाँ पे भी वो प्रोविजन फेल, तो यहाँ पे सी इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। अब आइए सर, गवर्नमेंट कंपनी कहाँ गया? गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, रुक गए हो क्या? यहाँ पे प्रोविजंस है गवर्नमेंट कंपनी के, जो हम देख चुके हैं। के बाद हम अगली कंपनी पढ़ रहे हैं। सर अगली कंपनी है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी कहाँ डिफाइंड है? अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42। 2 क्लॉज 42 क्या कहता है? सर फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी, फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कि फॉरेन कंपनी कोई भी ऐसी कंपनी हो सकती है, कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है जो इनकॉर्पोरेट हुई है, जो बनी है इंडिया के बाहर, बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस, वो इंडिया में बिजनेस कर रही है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। अब वो बिजनेस चाहे तो एजेंट के थ्रू कर सकती है, चाहे फिजिकल फॉर्म में कर सकती है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर सकती है। और दूसरा, कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अनदर मैनर। मतलब कि क्या सर, कोई कंपनी जो या बॉडी कॉर्पोरेट जो फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुई, लेकिन उस इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस या उसकी बिजनेस एक्टिविटीज इंडिया में है, तो उसे मैं फॉरेन कंपनी कहूंगा। दैट इज सिंपल। अब सर एक सवाल है कि एक कंपनी है, ये इनकॉर्पोरेट हुई आउटसाइड इंडिया, उसी का बिजनेस भी है आउटसाइड इंडिया, इंडिया में उसकी कोई प्रेजेंस है नहीं, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है भी नहीं, तो इसे मैं क्या कहूँगा? इसे मैं कुछ नहीं कहूँगा, एक्ट नहीं डिफाइन कर। क्यों सर? क्योंकि वो कंपनी भी इंडिया के बाहर बनी है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस भी इंडिया में नहीं है। तो जब वो कंपनी इंडिया में है ही नहीं, तो मैं उससे क्यों ही कंप्लाइंसेस कर रहा हूँ? इसलिए उसे हम यहाँ नहीं लिखते हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी विद चैरिटेबल पर्पस का कब से इंतजार था? सर सेक्शन 8 का।
कि हमने पढ़ा था कि सर कंपनी बनाते हैं हम किसी पर्पस के लिए। वो पर्पस सच यूजुअली होता है फॉर बिजनेस एंड ट्रेड। बट अब मेरी बहुत इच्छा हो रही है कि सर मैं बिजनेस और ट्रेड ना करते हुए किसी सोशल चैरिटेबल पर्पस के लिए कंपनी बनाऊं। मैं कंपनी बनाऊं ताकि मैं आर्ट प्रमोट कर सकूं, मैं सोशल वेलफेयर प्रमोट कर सकूं, मैं स्पोर्ट्स वेल इसको ज़्यादा बढ़ावा दे सकूँ, तो क्या मैं इस पर्पज़ के लिए कंपनी बना सकता हूँ? द आंसर इज़ यस। इन दैट केस आप जो कंपनी बनाते हो उसे हम नाम देते हैं सेक्शन 8 कंपनी। तो ये जो सेक्शन 8 कंपनी होती है ना, इट इज़ अ कंपनी दैट इज़ मेड फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, रिलिजन, चैरिटी, सोशल वेलफेयर, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। यानी कि इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पैसा कमाना नहीं, नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स, बट टू प्रमोट इट्स ऑब्जेक्टिव, जो आर्ट का हो सकता है, साइंस का, कॉमर्स का, रिलीजन का या सोशल वेलफेयर का या स्पोर्ट्स का और इन जनरल। अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है इस कंपनी का? इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू प्रमोट इट्स कॉज। पर इस कंपनी ने, मान लीजिए सेक्शन 8 कंपनी ने पैसा कमाया, तो उसका जो प्रॉफिट है उस पर रिस्ट्रिक्शन है। उस पर रिस्ट्रिक्शन क्या है? कि पहला, कि ये जो आपने प्रॉफिट कमाया है ना, ये आप सिर्फ अपने कॉज के लिए ही खर्चा करोगे। दूसरा, ये जो आपने प्रॉफिट कमाया है ना, इसे आप बाय वे ऑफ डिविडेंड अपने मेंबर्स में बांट नहीं सकते। नहीं तो ऐसे में क्या होगा सर? कोई भी इनकॉर्पोरेट करेगा सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी से वो डोनेशंस जमा करेगा और उसे एज डिविडेंड अपने घर लेके चला जाएगा। तो इसमें कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो डिफीट हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन डाली है कि सर अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हो तो आप डिविडेंड्स नहीं बांट सकते। के बाद हम बात कर रहे हैं कि ये जो आपने सेक्शन 8 कंपनी बना रही है, उसके लिए कुछ गवर्नमेंट पावर्स देती है। क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की पास? कि सर ये जो आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की ना, उस कंपनी को अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द अपने नाम के एंड में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जम्पशन देती है सेक्शन 8 कंपनी को कि आप अपने नाम के आगे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं भी यूज़ करोगे तो चलेगा। दूसरा है कि कोई कंपल्शन नहीं है। दूसरा है कि ये जो रजिस्ट्रार है ना, ये रजिस्टर करता है एओपी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को टू फॉर्म सेक्शन 8 कंपनी। कि हाँ, रजिस्ट्रार अलाउ करता है कि आप सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो ऑन रजिस्ट्रेशन। कि आपने सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए एप्लीकेशन दी, अब वो कंपनी रजिस्टर हो गई, तो इस कंपनी को सेम प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस एंजॉय करने को मिलते हैं जो एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को मिलते हैं। तो अगर आप एक नॉर्मल कंपनी बनाते, उसमें जो लिमिटेड लाइबिलिटी के फीचर्स, प्रिविलेजेस उस कंपनी को मिलते, सेम प्रिविलेजेस सेक्शन 8 कंपनी भी एंजॉय करती है। अब सर मान लीजिए कि ये जो सेक्शन 8 कंपनी है ना, इसने ये लिमिटेशन तोड़ दी। इसने अपने प्रॉफिट्स का या तो डिविडेंड बाँट दिया या इसने अपने ऑब्जेक्टिव के अलावा किसी चीज़ के लिए पैसे इस्तेमाल किए। तो उस केस में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है रिवोक। रिवोक कर सकती है इसका सेक्शन 8 कंपनी का टाइटल। उसमें क्या होगा, या तो वो ऑर्डर दे देगी कि ये जो सेक्शन 8 कंपनी है ना, इसे आप कन्वर्ट कर दो इंटू अनदर टाइप ऑफ कंपनी, या फिर आप अमाल्गमेट हो जाओ। या तो आप सेक्शन 8 कंपनी है, उसको कन्वर्ट कर दो इनटू अनदर टाइप ऑफ कंपनी, एज़ अ प्राइवेट कंपनी, एज़ अ पब्लिक कंपनी, या तो आप अमाल्गमेट हो जाओ। अमाल्गमेट होने का मतलब क्या है? ये जो सेक्शन 8 कंपनी है जिसने ब्रीच किया है, अपने प्रॉफिट्स को या तो अपने ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ नहीं किया या कोई नॉन कंप्लायंस किया या डिविडेंड बाँट दिया, उसे किसी और अच्छी सेक्शन 8 कंपनी के साथ मर्ज कर देते हैं। तो अब ये जो कंपनी है, ये उस दूसरी कंपनी का पार्ट बन जाती है। उस दूसरी, और वो दूसरी कंपनी भी सेक्शन 8 कंपनी ही होनी। तो हम अमेलगमेट कर रहे हैं 2 सेक्शन 8 कंपनीज़ को। या तीसरा, आपने जो सेक्शन 8 कंपनी बनाई है उसे वाइंड अप करो, बंद करो। तो ये पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिस देती है सेक्शन 8 कंपनी को। पहले उससे सुनेगी कि हाँ भाई सफाई दो, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। फिर उसके बाद वो देखेगी कॉज़। कॉज़ क्या था? क्या आपने अपना ऑब्जेक्ट वायलेट किया? क्या आपकी कंपनी में कुछ फ्रॉड हुआ? या आपने कुछ ऐसी हरकत की जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं थी, व्हिच वाज़ प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। तो वो रिवोक कर दे सकती है आपका रजिस्ट्रेशन। मतलब कि क्या आपको पहले नाम में प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड लिखने की आज़ादी थी कि चाहो तो मत लिखना। अब आपको कंपल्सरीली ऐड करना पड़ेगा कि नाम के अंत में आपको प्राइवेट पब्लिक लिखना पड़ेगा। साथ में वो ऑर्डर दे सकती है
कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपको ऑर्डर दे सकती है कि आपको अमेलगमेट करनी पड़ेगी अपनी कंपनी इन पब्लिक इंटरेस्ट विद सम अनदर सेक्शन 8 कंपनी जिसका ऑब्जेक्टिव सिमिलर हो। अब सर यही चीज यहाँ पे हमको पैराग्राफ फॉर्म में दी है क्या कि सेक्शन 8 कंपनी होती है एक चैरिटेबल कंपनी जो फॉर्म की जाती है फॉर प्रमोशन ऑफ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट कॉमर्स साइंस sports, religion, etc. It intend to apply its profits in promotion of such activity और ये डिविडेंड नहीं देगी अपने मेंबर्स को। फिर सेक्शन 8 कंपनी के यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जैसे एफसीसीआई या स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया। उसके बाद में आप देखोगे कि द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देती है जिसके कारण इन नाम के एंडिंग में लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं है। इससे अब रजिस्ट्रार के पास कोई भी पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन जाके एप्लीकेशन दे सकता है सेक्शन 8 कंपनी बनाने की। उसके बाद ऑन रजिस्ट्रेशन इस कंपनी को सेम राइट्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं जो अदर कंपनीज को। फिर रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस कि आपने कोई भी कॉन्ट्रवेंशन किया या तो फ्रॉड किया, अपना ऑब्जेक्ट वायलेट किया या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम किया तो हम आपको कन्वर्ट कर देंगे या अमेलगमेट कर देंगे या बाइंड अप कर देंगे इस केस में। लेकिन ये सब होने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देगी। उसके बाद ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस कंपनी को अमेलगमेट कर सकती है अदर कंपनी के साथ जिनका क्या है ऑब्जेक्टिव सेम हो, सिमिलर ऑब्जेक्टिव। और सर सेम चीज यहाँ पे दी गई है कि पेनल्टीज कि अगर आपने यहाँ पे पेनल्टीज दी गई है। पेनल्टी क्या है कि सर आपने सेक्शन 8 कंपनी बनाई और आपने कोई भी प्रोविजन कंप्लाई नहीं किया तो उस केस में क्या पेनल्टी लगेगी। सर उस केस में कंपनी जो है ना कंपनी पे लगेगी मिनिमम पेनल्टी ऑफ 10 लाख रुपीज जो बढ़ के 1 करोड़ तक जा सकती है। दूसरा है जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है पे पेनल्टी लगेगी मिनिमम 25,000 की जो बढ़ के 25 लाख तक के जा सकती है। और प्रोवाइडेड सर अगर आपने फ्रॉड किया तो ये पेनल्टी तो है ही साथ ही साथ आप पे 447 भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 447 की भी पेनल्टीज आप पे और ऊपर से लग जाएगी। वही चीज इस पैरा में है। फिर ये है सेक्शन 8 कंपनी के स्पेसिफिक पॉइंट्स कि ये फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने के लिए होती है आर्ट साइंस रिलीजन चैरिटी। मिनिमम कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। उसका बाद प्रॉफिट जो है ये अपने ऑब्जेक्टिव पे ही लगाएगी। ये डिविडेंड्स डिक्लेयर नहीं कर सकती है। इसे स्पेशल लाइसेंस मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। नाम के आगे वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखने पे एग्जम्पशन है। लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है अगर ये कंडीशंस मीट ना करे। और रिवोकेशन के ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है कंपनी को कन्वर्ट कर सकती है नाम बदल के उससे वाइंड अप का ऑर्डर दे सकती है या अमेलगमेट भी किया जा सकता है। फिर कुछ और खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंपनी के केसेस में। सर कंपनी जब भी अपना डिसीजन लेती है तो वो जनरल मीटिंग कराती है। तो जनरल मीटिंग बुलाने के पहले आपको अपने मेंबर्स को नोटिस देना पड़ता है। आपको अपने मेंबर्स को बताना पड़ता है इतने दिन बाद मीटिंग है। तो मीटिंग के 21 दिन पहले आपको अपने मेंबर्स को बताना पड़ता है कि हाँ हम जनरल मीटिंग लेने वाले हैं तो आप आ जाना। तो ये जो अगर आपने सेक्शन 8 कंपनी बनाई है तो ये जो 21 क्लियर डे का नोटिस है 21 क्लियर डेज इसे हमने आपके लिए रिड्यूस कर दिया है टू 14 क्लियर डेज के नोटिस पे। दूसरा है रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कि सर सेक्शन 8 कंपनी को मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मिनिमम लिमिट अप्लाई नहीं होती है। उसके बाद नीड टू कॉन्स्टिट्यूट नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमिटी कि सर ये नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी बनाने की जरूरत नहीं है आपको। आपको शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमिटी भी बनाने की जरूरत नहीं है। और फाइनली सर क्या एक पार्टनरशिप फर्म मेंबर हो सकती है सेक्शन 8 कंपनी की। तो द आंसर इज अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। यहाँ पे सेम चीजें रिपीटेशन अगेन वंस अगेन तो इसे मैं स्किप करते हुए आगे बढ़ता हूँ सर टूवर्ड्स डोरमेंट कंपनी। तो सर हमारे पास अभी क्या बच रहा है डोरमेंट कंपनी निधि कंपनी पीपीएफआई। तो सर चलिए शुरू करते हैं। सर डोरमेंट कंपनी क्या होती है डोरमेंट डोरमेंट का मतलब होता है सोया हुआ जो जागा हुआ नहीं है। तो सर डोरमेंसी का एक स्टेटस दिया जाता है किसी भी कंपनी को।
तो हम किसी भी कंपनी को कहेंगे कि ये कंपनी डोरमेंट कंपनी है। ये कंपनी क्या है सर? ये कंपनी है डोरमेंट कंपनी। कब? तब अगर ये कंपनी फॉर्म हुई है, कि सर मैं कह रहा हूँ कि कोई कंपनी है डोरमेंट कंपनी, तब जब वो कंपनी फॉर्म हुई है। किस लिए? किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। वो होल्ड कर रही है एसेट्स किसी जो अगर मैं कंपनी बना रहा हूँ किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, वो कंपनी होल्ड कर रही है उस प्रोजेक्ट के लिए एसेट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो मैं उसे नाम दे सकता हूँ एज अ डोरमेंट कंपनी, मतलब कि कंपनी सिर्फ एसेट्स होल्ड कर रही है अभी। और प्लस 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 उसमें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग उसमें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस भी नहीं है। तो सर मैं क्या कहूँगा कि मैं एक कंपनी को डोरमेंट कंपनी तब कहूँगा जब वो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है, वो एसेट्स होल्ड कर रही है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होल्ड कर रही है, प्लस उसमें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। पहला केस। लेकिन सर ये तो उस कंपनी के लिए है जो मैं अभी बना रहा हूँ, जिसमें ऑन फ्यूचर कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होगा और ये फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के लिए एसेट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होल्ड कर रही है। लेकिन उस कंपनी का क्या जो इनएक्टिव हो गई है? तो अगर कोई इनएक्टिव कंपनी है, मतलब जो पहले बनी थी, पहले उसमें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस थे, पर अब वो अभी आके इनएक्टिव हो गई है। अभी इनएक्टिव होने का मतलब है अभी उसमें कोई एक्टिव ऑपरेशंस नहीं है। एक्टिव ऑपरेशंस ना होने का मतलब है कि साथ ही साथ उसने पिछले 2 साल से फाइल नहीं की है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न। कि सर कोई ऐसी इनएक्टिव कंपनी जिसके करंट बिजनेस ऑपरेशन नहीं है और उसने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में अपने ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया है, ना ही एनुअल रिटर्न्स फाइल किए हैं। प्लस उसमें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये कंपनी भी बन सकती है डोरमेंट कंपनी। सर यहाँ पे एक शब्द आप बार-बार इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ये क्या होता है? तो सर हम समझते हैं नॉन डज़ नॉट हैव सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। तो हम समझ रहे हैं कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ट्रांजैक्शंस जिनमें ये 4 ट्रांजैक्शंस नहीं आते। यानी कि इन चारों को इंक्लूडिंग कि अगर कोई कंपनी इन 4 चीज़ों के अलावा और कोई चीज़ कर रही है, तो उसे हम एज़ अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांज़ैक्शन मान लेंगे। तो हम कौन-सी 4 चीज़ों को सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांज़ैक्शन नहीं गिनते हैं, वो समझते हैं। पहला है कि आपने कोई भी फीस पे की अपने आरओसी को, अपने रजिस्ट्रार को कोई फीस पे की, क्या वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांज़ैक्शन है? नहीं है। दूसरा है, आपने इस एक्ट के कंप्लायंसेस के लिए या आपने लॉ के कंप्लायंसेस के लिए कोई पैसा पे किया, तो उस पेमेंट को क्या मैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मानूँगा? नहीं मानूँगा। उसके बाद आपने कंपनी फ़ॉर्म की, कंपनी फ़ॉर्म करने के बाद आपको शेयर्स अलॉट करने पड़ेंगे। आपने शेयर अलॉटमेंट कर दिया, क्या मैं उस शेयर अलॉटमेंट को एज़ अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मानूँगा? नहीं मानूँगा। उसके बाद में अगर आपने कंपनी बनाई, आपने एक रजिस्टर्ड ऑफ़िस बनाया होगा, तो उस रजिस्टर्ड ऑफ़िस को मेंटेन करने के उसमें बिजली पानी का खर्चा लगता होगा। उस रजिस्टर्ड ऑफ़िस को मेंटेन करने के लिए आपने कुछ खर्चा किया या उस कंपनी के रिलेटेड रिकॉर्ड्स को आपने मेंटेन करने के लिए कुछ खर्चा किया, तो उसे भी मैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांज़ैक्शन नहीं मानूँगा। यानी कि सर एक बार रिकैप करो ना क्या, कि सर डोरमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी जो या तो बनाई गई है किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए टू होल्ड एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, या कोई ऐसी इनएक्टिव कंपनी जो करेंटली बिजनेस ऑपरेशंस नहीं कर रही है और जिसने पिछले 2 साल से ना ही एनुअल रिटर्न्स, ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया है आरओसी के पास, प्लस उसमें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, तो मैं उसे नाम देता हूँ इस डोरमेंट कंपनी का। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में 4 ट्रांजैक्शंस नहीं आते। कौन-कौन से? फीस पेड टू रजिस्ट्रार, दूसरा है आपने कोई भी फीस किसी भी लॉ के कंप्लायंस के लिए पेमेंट किया हो तो वो नहीं आता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर नहीं आता है और आपने ऑफिस और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए कोई खर्चा किया है तो वो नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोरमेंट कंपनी जो इस एक्ट में बनी है फॉर होल्डिंग फ्यूचर एसेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसमें कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस नहीं है। ऐसी इनएक्टिव कंपनी, अब यहाँ पे इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या है कि जो ना तो बिजनेस ऑपरेशंस कर रही है, ना सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस है और 2 साल से इसने
फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं किया है। नीचे ही है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में 4 चीजें नहीं आती है। कौन कौन सी सर? फीस पेड टू रजिस्ट्रार, कंप्लायंस ऑफ पेमेंट्स मेड फॉर कंप्लायंस ऑफ एक्ट और अदर एक्ट और लॉ। दूसरा है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। सर अब अगला आ रहा है हमारा छोटा सा कंपनी, निधि कंपनी। निधि, निधि का मतलब क्या होता है सर? पैसे जमा करना, इसे हम कहते हैं निधि। सेक्शन 64061 हमें ये अलाउ करता है कि आप चाहो तो निधि कंपनी बना सकते हो। सर निधि कंपनी क्या होती है? निधि कंपनी इज अ म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। मतलब कि क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे क्या लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई इन इट्स ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर निधि कंपनी और अ म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी एज मे बी प्रोवाइडेड एंड कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट अमंग इट्स मेंबर। सर ये क्या कह रहा है कि निधि कंपनी है, निधि कंपनी को, किसी भी कंपनी को नोटिफाई किया जा सकता है एज निधि कंपनी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गैजेट। ये चीज आपको समझ में आई। पर सर निधि कंपनी होती क्या है ये तो बताओ। निधि कंपनी क्या होती है? जैसे कि आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में या मम्मियों, ये मोहल्ले में या बहुत सी म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटीज होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं कम पैसा जमा कर पाता हूँ, मैं लो इनकम ग्रुप से आता हूँ, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हो गए, तो एक सोसाइटी बनती है। उस सोसाइटी में बहुत से मेंबर्स होते हैं। ये सब क्या करते हैं? मंथली कुछ पैसा ला ला के सोसाइटी को देते हैं, और ऐसा करके एक बड़ा अमाउंट सोसाइटी के पास आ जाता है। फिर ये सोसाइटी जो है, इस अमाउंट से फर्दर लोन्स देती है इन्हीं मेंबर्स को, इनके बेनिफिट के लिए। यानी कि क्या सर? यानी कि एक म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी बनाई आपने। यानी कि ये बहुत सारे मेंबर्स हैं, इनके पास पैसे नहीं है, तो इन्होंने पैसे सेव किए और एक सोसाइटी बनाई। ये पूरा पैसा इन्होंने सोसाइटी को दिया। ये सोसाइटी इस पैसे को या तो फर्दर इन्वेस्ट करेगी ताकि बेनिफिट हो सके इन मेंबर्स का, या फिर इसी पैसे को एज अ लोन दे सकती है किसी मेंबर को जब उसे ज़रूरत पड़ रही हो, एट लोअर इंटरेस्ट रेट। तो ऐसी सोसाइटी जो बनी है फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, या फिर टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग्स इट्स मेंबर, तो उसे हम नाम देते हैं निधि कंपनी, और उसे नोटिफाई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आते हैं सर लास्ट चीज पे। लास्ट चीज है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फटाफट से इसे कंप्लीट करते हैं। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 72 में, जो कहता है कि हम इन फॉलोइंग 5 एंटिटीज को पीएफआई का दर्जा देते हैं। वो कौन कौन सी है सर? पहली है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो एलआईसी इज फर्स्ट। द सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी इज सेकंड। तीसरा है स्पेसिफाइड कंपनीज अंडर यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया का ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एंड रिपील एक्ट 2002, कि अगर यूटीआई के एक्ट में कोई कंपनी स्पेसिफाइड है तो उसे भी हम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम दे देंगे। चौथा, कोई ऐसी कंपनी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे। और पांचवा, कोई ऐसी कंपनी या इंस्टीट्यूशन कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन जिसे नोटिफाई कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेंसी विथ आरबीआई। यहाँ पे सर समझने का ज्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे सिंपल है कि सर पीएफआई कौन होते हैं? पीएफआई होती है 5 टाइप की कंपनीज या 5 टाइप के इंस्टीट्यूशन। कौन कौन से सर? पहला एल, दूसरा है आईडीएफसीआई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तीसरा है कोई भी ऐसी स्पेसिफाइड कंपनी जिसे हमने रेफर किया है इन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और कोई ऐसी कंपनी जिसे या तो सीजी ने नोटिफाई कर दे, या लास्ट पॉइंट जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे इन कंसल्टेंसी विद आरबीआई। तो यहीं पे कंडीशंस टू बी नोटिफाइड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, की सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे ही मनचा के किसी को भी नोटिफाई नहीं कर सकती। अगर आपको बनना है पीएफआई तो आपको ये दो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। वो क्या है? पहला है एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंटर और स्टेट एक्ट, कि कोई भी अगर एंटिटी है तो आपको पीएफआई घोषित करना है तो वो तो या बनी होनी चाहिए या तो सेंट्रल या स्टेट के एक्ट में,
अदर देन दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनीज एक्ट, कि कंपनीज एक्ट को छोड़ के किसी और सेंट्रल या स्टेट एक्ट में आपको बनना होगा। जैसे कि हमने यहाँ देखा LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के एक्ट में बनी थी। उसके बाद में not less than 51% of paid up share capital और control is held by ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय स्टेट या सेंटर। कि क्या सर कोई भी इंस्टीट्यूशन को आप नोटिफाई कर दोगे क्या एज PFI? नहीं, PFI बनाने के लिए दो कंडीशन है। पहला, वो इंस्टीट्यूशन बनी होनी चाहिए या तो सेंट्रल या स्टेट एक्ट में अदर देन कंपनीज एक्ट। दूसरा, उस इंस्टीट्यूशन में एटलीस्ट 51% ऑफ टोटल वोटिंग पावर या कंट्रोल होना चाहिए ऑफ सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट का। तो इसी के साथ हमने समअप किया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। तो हम एक बार देखते हैं कि हमने कितने क्लासिफिकेशंस पढ़े हैं अभी तक के। हम गया सर हमारा अच्छा तो 5 मिनट। ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। सर हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंपनी कैन बी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी कैन बी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी कैन बी अनलिमिटेड। यहाँ पे लाइबिलिटी किसकी लिमिट हो रही है? मेंबर की। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर कंपनी कैन बी OPC, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। नंबर ऑफ मेंबर्स कौन कौन से हो गए? OPC में 1, प्राइवेट कंपनी में 2 से 200 और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम नॉट डिफाइंड। बेसिस ऑफ कंट्रोल में या तो आप होल्डिंग सब्सिडरी रहोगे या आप बनोगे एसोसिएट कंपनी। सर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल या तो आप लिस्टेड कंपनी होगे या अनलिस्टेड कंपनी होगे। फिर हमने अदर कंपनीज देखा, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी जिसमें 51% होल्डिंग होती है गवर्नमेंट की, दूसरी सेंटर या स्टेट या दोनों मिला के, दूसरी चैरिटेबल पर्पज के लिए जो कंपनी बनती है हम उसे नाम देते हैं सेक्शन 8 कंपनी का। फिर हमने निधि कंपनी देखी, यानी कि वो कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है, जो बनी है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ सेविंग एंड थ्रिफ्ट। फिर हमने देखा फॉरेन कंपनी, यानी वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के बाहर, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस या बिजनेस एक्टिविटीज है इंडिया में, इधर थ्रू एजेंट फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। और फाइनली PFI हमने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखा, और उसमें 5 एंटिटीज देखी जिन्हें गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है एज PFI, नेमली LIC, IDFCI, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कुछ ऐसी एंटिटीज जो UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में स्पेसिफाइड है। के बाद कुछ ऐसी एंटिटीज जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है, या कुछ ऐसी एंटिटीज जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट RBI की कंसल्टेंसी के साथ नोटिफाई कर रही है। अब आप PFI को बनाने के लिए दो कंडीशन है, क्या क्या? सर पहली, ये बनी होनी चाहिए किसी सेंट्रल या स्टेट एक्ट में अदर देन कंपनीज एक्ट। और दूसरी कि इसमें सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट का या तो इंडिविजुअली या जॉइंटली मोर देन 51% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होना चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ करते हैं समाप्त।